हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट एक टॉपिक पढ़ा। उस टॉपिक में मैंने एक एग्जांपल दी थी टॉर्क, और उस लेक्चर में मैंने एंड पर आपसे एक बात की थी कि एक लेक्चर में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों लेते हैं। एक तो हमें इस चीज़ का आंसर आज के अपने इस लेक्चर में मिलेगा कि क्रॉस में हम साइन क्यों यूज़ करते हैं, कॉज वाला कंपोनेंट यूज़ क्यों नहीं करते। दूसरा, ये हमारा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। और हमारी डेली लाइफ में इस टॉर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ है। डोर्स ओपन करना, क्लोज करना, नट खोलना, रोटेशन हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं, और उसमें हम इसी टॉर्क को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। यही कॉन्सेप्ट वहाँ हम अप्लाई करते हैं। तो बेटा, टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है। हम इसे टॉर्क भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये सारे नाम हैं इसके। बाज़-औक़ात लोग इसको डिफाइन भी ऐसे कर लेते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। टॉर्क बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मोमेंट और फोर्स। ये तो मैंने सिंपली कह दिया कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। उन दोनों की किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये एक अलग बात है। मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, अभी हम डिस्कस करेंगे मोमेंट आर्म क्या है। फोर्स पे डिपेंड करता है। भाई, जब मैंने कहा कि ये फोर्स पे डिपेंड करता है तो फिर मेरी जहन में तीन बातें आती हैं, कितनी फोर्स लगानी है, किस जगह पे लगानी है, किस एंगल पे लगानी है। तो वो तो एक टॉपिक फर्दर हमारा एक्सप्लेन होता जाएगा। बेसिक जो चीजें हम दो पढ़ेंगे, मोमेंट आर्म और फोर्स, डेप्थ में जाएंगे, इनकी तीन चार आगे जो ऑप्शंस बनेगी उनको भी डिस्कस करेंगे। टॉर्क को हम ग्रीक एक लेटर से शो करते हैं, टाउ, जो मैंने यहां पर लिखा ग्रीक टाउ है। मोमेंट आर्म क्या है, हमें इस डायग्राम पे आना पड़ेगा। ये मैंने आपके सामने एक रेंच बनाया जिसे हम स्पैनर कहते हैं, जिसका काम है कि हम इसकी मदद से ना नट खोल सकते हैं, नट खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। स्पैनर, अगर मैं इस स्पैनर को फोर्स लगाता हूं किसी भी डायरेक्शन में, तो इतना तो जानता हूं कि ये नेट रोटेट करेगा, खुल जाए बंद हो जाए वो अलग मामला है। इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा होना है, इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट पैदा होना है। अगर मैं इस स्पैनर के ऊपर किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगाता हूं, ये जो नट है जिसने घूमना है, जिसके अंदर हम रोटेशन पैदा कर रहे हैं, इस नट की अगर मैं यहां से बाहर की जानिब एक लाइन ड्रॉ करूं, ऐसे ऐसे बाहर की जानिब, जैसे मैंने ये पॉइंटर रखा, ये पॉइंटर रखा बाहर की जानिब, इस लाइन को हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लाइन ज़ाहिर बात है, अगर इस साइड से बाहर को है तो उस साइड से अंदर को भी होगी। मतलब यहां से नट खुलना था, ये ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ये लाइन, इस लाइन को हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लाइन क्या है? ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, वो लाइन जो इस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, वो लाइन जो इस प्लेन में हम रोटेट कर रहे हैं, वो लाइन
जो इस प्लेन के, ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है, प्लेन ऑफ रोटेशन है, ये लाइन परपेंडिकुलर है ऐसे, उस लाइन को हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने जो फोर्स लगाई थी वो किसी इस पॉइंट पे फोर्स लगाई थी, यहां पर। जिस जगह पर हम फोर्स लगाते हैं ना, जिस जगह पर हम फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये लाइन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं जिस बात पे आना चाह रहा था वो बात बहुत जरूरी है। ये लाइन हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम नाम देते हैं मूवमेंट आर। यकीनन आपको मेरी बात समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बेटा यहां से फिर देख लें, बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस टॉपिक को आगे लेके चलें। ये बात बहुत ज़रूरी है। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो लाइन की शक्ल में ऐसे बाहर है, ये ऐसे। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। दो पॉइंटर रख के जरा मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था यूं बाहर को, ये परपेंडिकुलरली, ये बाहर ऐसे बाहर को, ये थी हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को देखूं या एक्सिस ऑफ रोटेशन देखूं हैं तो ये भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं मूवमेंट आर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर। तो टॉर्क में जो सिंपल दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, एक मूवमेंट आर्म, एक फोर्स। यहां अगर मैं देखूं तो लगता है ऐसे है जैसे यूनिट बनता है न्यूटन मीटर। बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने वर्क में देखा, वर्क का यूनिट भी क्या है हमारे पास, न्यूटन मीटर। लेकिन उस न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, जूल कहते हैं। इसे हम जूल नहीं कह सकते। क्यों? टॉर्क का ताल्लुक फोर्स की फैमिली से है, वर्क का ताल्लुक एनर्जी की फैमिली से है। दो अलग अलग कन्वेंशंस हैं, दो अलग अलग अंदाज हैं। ये मैं किसी लेक्चर में दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी चूंकि हमारा लेक्चर टॉर्क है तो ये एक अलग सी बात है। हम टॉर्क को न्यूटन मीटर यूनिट में लेते हैं। इसका मतलब टॉर्क दो चीजों का प्रोडक्ट है, मूवमेंट आर्म एंड फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, कभी अगर ये बढ़ता है ये कम हो जाता है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये बढ़ता है ये कम हो जाता है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रही, ये दोनों का प्रोडक्ट है। ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम, इसकी सेहत पे असर नहीं पड़ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम LF इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देते हैं तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास टॉर्क में मूवमेंट आर्म और फोर्स कहीं ऐसा लगता है कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। भाई इसका हमें क्या फायदा? ओ भाई इसका फायदा ये है, अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या यहां से ग्रिप करके इसको घुमाता हूं, स्पेंडर को घुमाता हूं, आप देख सकते हैं मूवमेंट आर्म ज्यादा है। मूवमेंट आर्म ज्यादा, मूवमेंट आर्म ज्यादा तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, इजीली खुल जाएगा। अगर मैं यहां से इसे ग्रिप करता हूं,
यहां से छोड़कर इस स्पैनर को यहां से ग्रिप करता हूं। जब मैं इसे यहां से ग्रिप करता हूं तो मेरी मूवमेंट आर्म कम हो गई। जब मूवमेंट आर्म कम हो गई तो अब मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, टार्क पैदा करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मूवमेंट आर्म क्या हो गई है, कम हो गई है। ज्यादा फोर्स लगाकर मैं इसको खोल सकता हूं, कस सकता हूं। आगे चलते हैं। ये तो हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट टार्क का देखा, जिसमें प्रूव किया कि मूवमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। मूवमेंट आर्म छोटी रखेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मूवमेंट आर्म ज़्यादा फोर्स कम लगानी पड़ेगी। अब हम चलते हैं किसी रिजिड बॉडी के टार्क की जानिब, वहाँ हमें कुछ और रिजल्ट्स मिलेंगे। वो बात क्लियर होगी कितनी फोर्स लगानी है, किस जगह पे लगानी है, किस एंगल पे लगानी है। इस बात से वो चीज़ें, वो डायग्राम्स इन बातों को भी ज़्यादा क्लियर कर देंगी। तो बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं, टार्क इन रिजिड बॉडी। अब हम देखना चाहते हैं किसी रिजिड बॉडी का टार्क, किसी हार्ड बॉडी के अंदर टार्क पैदा करना है। देखिए, मैंने अभी आपको स्पैनर वाले की एग्जांपल समझाई थी। एक बात यहां पर क्लियर कर लें, ये भी कोई रॉड है, कोई रिजिड बॉडी है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है जिसे मैंने यहाँ पर पैवट किया हुआ है, जिसके गिर्द ये इजीली घूम सकता है। तो भाई ये कहना कि ये इजीली घूम सकता है, इसको ज़रा इस अंदाज में देखें, इसका हर पॉइंट घूम रहा है, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी। इसके अंदर जितने पॉइंट मर्जी सेलेक्ट कर लिए जाएं, मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊं, अगर ये पूरा रिजिड बॉडी मूव कर रहा है तो इससे जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है। तो मैं इस रिजिड बॉडी के अंदर पैदा करना चाहता हूं टॉर्क। मैंने क्या किया, इस रिजिड बॉडी को फोर्स लगाकर ऊपर की जानिब खींचा। चाहता हूं कि मैं इसे यूं खींचूं और ये ऐसे रोटेट करे। अभी एक बात की थी, जिस जगह पर हम फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फिर इस तरह होगा, ऐसे? बिल्कुल नहीं। हम इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे नहीं लेंगे, हमने बनाने हैं इसके कंपोनेंट्स। ये वेक्टर है और वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। मैंने फोर्स के बना लिए दो कंपोनेंट्स, जिसमें आप देख सकते हैं एक हमारे पास इसका बनेगा x कंपोनेंट, एक हमारे पास बनेगा इसका y कंपोनेंट। ये जो x कंपोनेंट है, आप जानते हैं इस कंपोनेंट को हम नाम लेते हैं f cos थीटा। ये जो y कंपोनेंट है, इसे हम नाम देते हैं f sin थीटा। अब जो y कंपोनेंट मैंने यहां पर शो किया है, मैं इस y कंपोनेंट को यहां पर भी शो कर सकता हूं। यही मेरा y कंपोनेंट यहां पर आ गया f sin थीटा। जब मैं इस f sin थीटा कंपोनेंट को यहां लाता हूं, ये वाला कंपोनेंट बना रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। मतलब ये फोर्स दो हिस्सों में डिवाइड हुई, कंपोनेंट्स बने, एक ये कंपोनेंट बना, एक ये कंपोनेंट बना। अब जो ये वाला कंपोनेंट है, ये हमें बता रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और हम जानते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन पैवट पॉइंट तक ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है मूवमेंट आर्म। इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं जी? मूवमेंट आर्म। हमने इस मूवमेंट आर्म को एक वेक्टर के साथ शो किया है, जिसे हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर, आर से।
पता है, हमें साफ दिखाई दे रहा है, मूवमेंट आर्म और फोर्स का ये कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, एफ साइन थीटा और ये आर वाला आर का जो ये मूवमेंट आर्म है, पोजीशन वेक्टर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं इस कंपोनेंट को देखता हूं मूवमेंट आर्म के साथ, तो मूवमेंट आर्म और ये वाला कंपोनेंट तो आपस में पैरेलल हैं, और ये कंपोनेंट फोर्स का डायरेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट तो रोटेशन पैदा करने में इन्वॉल्व है ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी डायरेक्शन में पड़ा हुआ है कि लगता नहीं है कि ये इसके अंदर कोई रोटेशन पैदा करेगा। रोटेशन पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कंपोनेंट ने ली हुई है, एफ साइन थीटा ने। ये वाला कंपोनेंट चूंकि ओरिजिन से ही पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, मूवमेंट आर्म और ये एफ कॉस थीटा पैरेलल हैं, इसकी वजह से ये तो किसी किस्म का कोई भी टार्क पैदा नहीं कर रहा। अब टार्क अगर पैदा कर रहा है तो एफ साइन थीटा और आर, अगर इन दोनों को देखता हूं तो जो ये मेरा सिंपल टार्क का जो फार्मूला है वो क्या बनता है, ये बन जाएगा आर, ये बन जाएगा एफ साइन थीटा, तो फार्मूला बन जाएगा आर एफ साइन थीटा। अगर इसको लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में तो बन जाएगा आर एफ साइन थीटा, साथ यूनिट वेक्टर, क्योंकि स्केलर से वेक्टर फॉर्म में गया हूं, और मैं इसको क्रॉस की शक्ल भी दे सकता हूं, क्योंकि यूनिट वेक्टर साथ पड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा आर क्रॉस एफ। अगर मैं इसे आर क्रॉस एफ कहता हूं तो मुझे एक और तारीफ मिलती है, क्या कि टार्क बेसिकली दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट है, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। आप देखें, मैंने इस फोर्स के मुताबिक इसका लाइन ऑफ एक्शन नहीं लिया, नहीं ले सकता था, मैंने इसलिए इसके कंपोनेंट्स बनाए, एक को पास करवाया ओरिजिन से, वो टार्क नहीं बना रहा, एक को बनाया मैंने प्रॉपर एक लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर लिया, फोर्स बनाई। इसका मतलब ये हुआ, हम जो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लेते हैं वो लेते इसलिए हैं कि वही कंपोनेंट हमारे इस वेक्टर के परपेंडिकुलरली लाई कर रहा होता है और रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक्स वाला कंपोनेंट किसी किस्म की कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, तो हम कह सकते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो बेटा मैं इस चीज को थोड़ा और आसान कर देता हूं एक और डायग्राम से, ताकि ये जो एमसीक्यूज बनते हैं वो यहीं पर ही क्लियर हो जाएं। बुक से हट के एक डायग्राम बनाते हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ पे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या किया बेटा, ये बना लिया एक प्लेन के अंदर एक पोजीशन वेक्टर। मान लेते हैं ये भी हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, आसानी के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं ताकि हम अपने इस टॉर्क के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। रिजिड बॉडी है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैं इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की लगाता हूं फोर्सेस, F1, F2, F3, F4, F5। अब देखना यह है इनमें से कौन कौन सी फोर्स कितना टॉर्क बना रही है, किस डायरेक्शन में बना रही है। मैंने अभी एक बात की थी कि सिर्फ इतना कह देना कि टॉर्क जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मान लिया, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फोर्स किस एंगल पे लगानी है, कितनी लगानी है, किस जगह लगानी है। बेटा ये देखें, ये कंपोनेंट दोनों पैरेलल थे। अब यहाँ पे पूरी एक फोर्स इस मूवमेंट आर्म के पैरेलल है। जब ये पैरेलल है इसका मतलब ये फोर्स और ये मूवमेंट आर्म किसी किस्म का कोई टार्क नहीं बना रहे, ये इसका टार्क जीरो हो गया। F2 को देखूं तो ये R के साथ पूरी तरह परपेंडिकुलर है, ये टार्क बना रही है, और बना भी किस वाइज रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टार्क हम कन्वेंशनली नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज टार्क हम कन्वेंशंस के लिहाज से नेगेटिव लेते हैं। इसे देखें, F3 को परपेंडिकुलर है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क पॉजिटिव लेते हैं।
बेटा एक बात याद रहे, यहां पर हमने फोर्स का कंपोनेंट वो लिया था जो परपेंडिकुलर था, पूरी फोर्स नहीं ली थी। मतलब मैंने सारी फोर्स यहां नहीं लगाई थी, इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट यहां पे था जिसकी वजह से टार्क कुछ ना कुछ कम बना होगा। अगर सारी फोर्स यहां लगाता तो टार्क बढ़ जाता, जो कि सारी की सारी पड़ी ही वाई एक्सिस पे है, हमें उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब जो ये दो फोर्सेस हैं इनका टार्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमने इनके कंपोनेंट्स नहीं लिए, पूरी पूरी फोर्स ले ली है। लेकिन जो ये हैं F4 और F5, इनके तो हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, इनके कंपोनेंट्स बनेंगे। जब इनके कंपोनेंट्स बनेंगे तो वो कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए खड़ा है रोटेशन पैदा करने की, वो पूरी की पूरी फोर्स नहीं होगी, वो फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो परपेंडिकुलर हम ले रहे होंगे, बाकी वो एक्सिस पे पड़ा होगा। तो मतलब अगर फोर्स पूरी तरह खुद ही परपेंडिकुलर हो, रेंज को इस तरह पकड़ा हुआ है कि मूवमेंट आर्म के साथ एंगल 90 का है, मैक्सिमम टार्क, यहां हालात फिर बदल जाएंगे जो मैंने यहां हल किया था। तो फिर अब आपके माइंड में एक सवाल है कि सर आपने फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए, पोजीशन वेक्टर भी तो वेक्टर था, इसके बना लेते, तो हम इसके भी दो कंपोनेंट्स बना के देख लेते हैं। तो आए अब हम पोजीशन वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करके टॉर्क बनाते हैं। पहले मैंने इसी ही डायग्राम पे फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए, मूवमेंट आर्म को साथ रिलेट किया। मूवमेंट आर्म के भी क्या कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल। टॉर्क बनाने के लिए हम मूवमेंट आर्म के भी कंपोनेंट्स बना सकते हैं। बेटा गौर कीजिएगा, मैं इस फोर्स को जरा पीछे की जानिब करता हूं जी एक्सटेंड, और अब फैसला लेते हैं कि क्या हम इस मूवमेंट आर्म के पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो मैंने पोजीशन वेक्टर से ये एक लाइन ये फोर्स पे आ गिराई, जो ये लाइन गिराई, ज़ाहिर बात है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसके दो कंपोनेंट्स बन चुके हैं, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। जो ये वाला कंपोनेंट है ये तो इसी की डायरेक्शन में लाई कर रहा है फोर्स की, जो कि क्या बनेगा r cos थीटा। लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, जो हमारे पास क्या बनेगा r sin थीटा। ये r cos थीटा, ये r sin थीटा। r cos थीटा फोर्स के पैरेलल, r sin थीटा फोर्स के परपेंडिकुलर। पक्की बात है ये किसी किस्म का कोई टार्क नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकता। ये वाला हिस्सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसके साथ मिलकर टॉर्क बनाने में। क्या सिंपल फार्मूला था हमारे पास टॉर्क का? LF। हम इस वक्त जो ले रहे हैं वो क्या है हमारे पास? R sin थीटा इंटू F, जो फिर क्या बन जाएगा? RF sin थीटा। कहीं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो RF sin थीटा साथ यूनिट वेक्टर। लेकिन हमें एक चीज माइंड में आती है जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ी थी, कि जो आंसर A क्रॉस B का होता है वो मैग्नीट्यूड में तो B क्रॉस A के इक्वल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक जैसी नहीं होती। A क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो और है, B क्रॉस A की डायरेक्शन कुछ और है। R क्रॉस F टॉर्क है, किसी और डायरेक्शन में होगा। F क्रॉस R टॉर्क ही होगा, किसी और डायरेक्शन में होगा। तो मतलब बिल्कुल हम ये बात भी टॉर्क पे अप्लाई करते हैं कि हम क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। बेटे हमने एक सिंपल फार्मूला पढ़ रखा है फोर्स के हवाले से न्यूटन के सेकंड लॉ में, F इज इक्वल टू M में। टॉर्क का भी इसी तरह का एक फार्मूला है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आप परेशान हैं कि सर ने पूरा टॉपिक टॉर्क का पढ़ा दिया, ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं ड्राइव किया। तो प्यारे बच्चे ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में।
बाकायदा मैं इसको प्रूव भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन यहां पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना फोर्स, ये हम अप्लाई करते हैं लीनियर मोशन के अंदर, ये हम अप्लाई करते हैं एंगुलर मोशन के अंदर। तो मैं कह सकता हूं टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स, टॉर्क फोर्स से मिलता जुलता है। टॉर्क और फोर्स आपस में रिजेंबल करते हैं, लेकिन मोशन एक जैसी नहीं है। लीनियर में है या एंगुलर में है, सिचुएशन डिफरेंट और नाम डिफरेंट। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, दोनों एक जैसी हैं। ये मैस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैस ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आगे जाके पढ़ेंगे क्या है। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन इस फार्मूले को यहां पे डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि हम इसमें एक दो एमसीक्यूज देखेंगे। लेकिन फिलहाल देख लें, ये दोनों एक ही बातें हैं, रिजेंबल करते हैं, एनालॉगस हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, हम जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तब भी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन 0। इन दोनों सिचुएशन में अगर हमारे पास अल्फा 0 है, इन दोनों सिचुएशंस में अगर हमारे पास अल्फा 0 है, तो फिर इस फार्मूले के साथ क्या होगा, जब हम यहां पे अल्फा 0 रखते हैं तो टॉर्क भी हमारे पास क्या आ जाता है, 0। लेकिन जो मैंने लिखा ये मैं सही आपको समझा पाऊंगा चैप्टर नंबर 5 में। यकीनन आप लोगों ने टॉर्क को एंजॉय किया होगा। बेटा इसमें एक बात और याद रखें, घर में अगर आपने इसको समझना है तो आपके पास बेहतरीन एग्जाम्पल आपके घर का किसी भी कमरे का दरवाज़ा है, उसे आप हैंडल से पुश करके अंदर को या बाहर की तरफ खींचेंगे तो आपको दरवाजे के अंदर रोटेशन दिखाई देगी, जो कि टॉर्क है। और जहाँ पे आपने उसे ग्रिप किया है वो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जो अंदर जहाँ पे वो रोटेट कर रहा है जिस कॉर्नर के साथ, वो हमारा बेसिकली पैवट है, जिसे हम कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। दरवाज़ा पूरा आपको शो कर रहा है मूवमेंट आर्म। आप अपने एंगल्स चेंज कीजिएगा, मुख्तलिफ एंगल पे फोर्स लगाइएगा, आप दरवाजे के अंदर रोटेशन को देखिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैं मुदस्सिर हुसैन मलिक अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।